सुनंदा एक गरीब विधवा औरत थी जिसने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे नमन और बेटी निधि को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो खुद भूखी रहती लेकिन अपनी बेटी और बेटे का पेट भरती। वो एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करके अपना घर चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नमन और निधि सुनंदा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ मुझे 1000 रुपए चाहिए, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। आपने जल्दी से दे दो ताकि ना मैं जल्दी से निकल जाऊँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ इसको तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमने के अलावा कोई काम नहीं आता है। मैं पार्लर जा रही हूँ, आप मुझे 2000 रुपए दे दो, देर हो रही है। अच्छा निधि की बच्ची, यहाँ पहले मैं आया था और मैंने पहले पैसे मांगे थे, तो पहले हक मेरा बनता है। तू चुपचाप से यहाँ से चली जा। ज्यादा मत बन, अगर मैं सुंदर नहीं दिखी तो मेरी शादी नहीं होगी, इसीलिए मेरा पार्लर जाना जरूरी है। तू अपने दोस्तों के साथ बाद में घूमने जा सकता है, समझा तू? सुनंदा अपने बेटे बेटी को आपस में बहस करता हुआ देखकर अपने माथे पर हाथ रख लेती है और एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, बस बस मेरे बच्चों, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम दोनों को ही पैसे दे पाऊँ। जो पैसे रखे हैं उससे घर की बिजली का पानी का बिल भरना है। सुनंदा ये बोलकर अपने काम पर निकल जाती है। जिसके कुछ देर बाद नमन चुपके से सुनंदा के कमरे में जाकर उसके पर्स से 1000 रुपए निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। और निधि भी चुपके से जाकर 2 की जगह 3000 रुपए निकाल कर कहती है, माँ भी ना इस पर्स में 3000 पड़े हैं, मुझे दे नहीं सकती क्या? कोई बात नहीं, मैं ही अब पूरे 3000 रुपए ले जाती हूँ। निधि ये बोलकर पर्स से 3000 रुपए लेकर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन सुनंदा बिजली पानी का पैसा भरने के लिए पर्स खोलती है तो वो खाली था। और ये देखकर वो अपनी बेटी और बेटे को अपने पास बुलाती है और कहती है, निधि नमन, सच सच बताओ, तुम दोनों ने मेरे पर्स से पैसे लिए हैं क्या? मेरे पर्स में 4000 रुपए थे, अब नहीं है। मैंने निकाले तब तो 3 थे, फिर माँ 4 क्यों बोल रही है? लगता है माँ झूठ बोल रही है या भाई ने पैसे निकाल लिए हैं। मैंने तो बस 1000 रुपए लिए थे, बाकी कहाँ गए? जिसके बाद निधि और नमन अपनी चोरी से बचते हुए कहते हैं, माँ आप तो रहने ही दीजिए, आप खुद ही पैसों को इधर उधर रख के भूल जाती हो, फिर हमारे आगे चिल्लाती हो। हाँ हाँ भैया सही कह रहे हैं, माँ को तो आदत हो गई है चिल्लाने की। चलो हम यहाँ से चलते हैं। निधि और नमन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सुनंदा अपने बच्चों की हरकतों को समझ जाती है कि चोरी उसी के बच्चों ने की है और वो रोते हुए कहती है, आखिर क्या परवरिश में कमी थी मेरी, जो मेरे बच्चे चोरी भी करने लगे, मुझे झूठा बताकर सुनाने भी लगे। हे भगवान, आखिर किस जन्म की सजा दे रहा है तू मुझे? सुनंदा ये बोलती है और अब बिजली पानी के पैसों के लिए अपने फैक्ट्री में ओवर टाइम करने लगती है। वो पैदल फैक्ट्री जाती ताकि कुछ पैसे बचा सके और इस तरह वो बिजली पानी का बिल भी भर देती। दिन बीतते हैं और एक दिन निधि शराब के नशे में चूर घर आती है, वो भी नमन के साथ। दोनों सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर सुनंदा कहती है, निधि ये सब क्या है? मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं क्या? अरे माँ, जब देखो आप हाई वॉल्यूम में शुरू हो जाती हो। काश आपका कोई म्यूट बटन होता, सर दर्द करके रख दिया आपने तो। हाँ भैया, ये ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की खुशी देख ही नहीं सकती, बल्कि अपनी बच्चों की खुशी से चिढ़ती है ये। हाँ पीकर आए हम दोनों, तो क्या हो गया? अब क्या खाना पीना भी छोड़ दे? एक तो वैसे भी पापा हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए। अब जितना है उतने में हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो आपको उससे भी परेशानी है? क्या भैया, आप भी यहाँ खड़े होकर किन के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं। निधि और नमन अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद सुनंदा फिर एक बार अपने भाग्य को कोसने लगती है। ऐसे ही गरीब माँ की बिगड़ी औलाद उसे परेशान किया करती और नीचा दिखाया करती। एक दिन एक कर्जदार उनके घर के दरवाजे पर आकर कहता है, अरे बहन जी, तुम्हारे बीमार पति ने मरने से पहले मुझसे 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जो अब 2 लाख हो गया है। मुझे मेरा सब पैसा वापस करो, और वो भी आज के आज ही और अभी के अभी। भाई साहब, मैं इतने पैसे कैसे वापस कर पाऊंगी? आप तो सब जानते हैं ना, मैं सिलाई कढ़ाई करके अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। सब जानता हूँ, तभी यहाँ पैसे मांगने आया हूँ। तुम्हारे बच्चों को शराब पीने की आदत है और उसके लिए तुम्हारे पास पैसे है, और मेरा कर्ज वापस करने के लिए नहीं। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है। भाई साहब, थोड़ा समय और दे दीजिए,
मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो निकल जाना यहाँ से। तुम्हारे घर पर मैं कब्जा कर लूंगा। सुनंदा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे अपनी बेटे से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर मरने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसका बेटा नमन और निधि आ जाते हैं और नमन अपनी माँ को रोककर उसके गले से रस्सी निकालकर कहता है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई? ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई जो आपको इतना बड़ा कदम उठाने का सोचना पड़ा? हाँ माँ, आपने एक भी बार अपने बच्चों का नहीं सोचा कि वो आपके बिना कैसे रहेंगे? आप हमको छोड़कर जाने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? मैं क्या करती मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी मजबूरी को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। कल को कर्जदार आकर हम लोगों को हमारे घर से निकाल देता तो मैं ये नहीं देख पाती। माँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई आपको हमारे घर से नहीं निकालेगा, आप परेशान मत हो। हाँ माँ, मेरे रहते मेरी माँ की आंखों में आंसू आए ये नहीं देख सकती मैं। आप फिक्र ना करें, आपके दोनों बच्चे सब संभाल लेंगे। निधि और नमन ये कहकर अपने सभी बिगड़े दोस्तों से आर्थिक मदद मांगते हैं। निधि और नमन को सच्चे और असली दोस्तों की पहचान ये बुरा वक्त करवा देता है। जिसके बाद उनका एक स्कूल का दोस्त उन्हें 2 लाख रुपए उधार देता है। देखो मैं तुमको ये उधार दे तो रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा समय पे वापस कर देना। तू चिंता मत कर भाई, मैं और निधि ना खूब मेहनत करेंगे और तेरे सारे पैसे तुझे वापस कर देंगे। रोहन, तुमने हम दोनों की मदद करके ये साबित कर दिया कि तुम हम दोनों के सच्चे दोस्त हो। जिसके बाद वो उन पैसों को कर्जदारों को देकर अपना कर्जा चुका देते हैं और उसके अगले दिन नमन और निधि सुबह जल्दी उठकर सुनंदा से कहते हैं, माँ मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। तुझे क्यों? माँ पहले मुझे आशीर्वाद देगी, उनका बड़ा बेटा हूँ मैं। अरे तुम दोनों और नौकरी, ये सूरज कहाँ से निकला है? आज ये क्या हो रहा है मेरे घर में? माँ, भैया ने किसी दोस्त की कंपनी में अप्लाई किया था तो मैंने भी कर दिया और हम दोनों का सिलेक्शन हो गया है। मेरे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों को अपनी असली जिम्मेदारी का एहसास हो गया। भगवान हमेशा तुम्हारा साथ दे और हर बुराई से तुम्हारी रक्षा करे। अब चलो निधि मैडम, देरी हो रही है। अब क्या पहले ही दिन काम पे लेट पहुँचना है? नमन और निधि ये कहकर काम पर निकल जाते हैं। जिसके बाद सुनंदा ये देखकर बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसके बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई है और गरीब माँ की बिगड़ी संतान अब सुधर चुकी है। और ये देखकर सुनंदा बहुत खुश थी और खुशी से उसकी आंखें भर आती है। जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहा करती और अब उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। राधा की अपनी बहू को लेकर बहुत सपने थे। उसने सोचा था वो अपनी बहू के साथ अलग अलग जगह घूमने जाएगी, उसके साथ शॉपिंग करेगी, रात को खाने के बाद टहला करेगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी तब फिर जाता है जब एक सुबह उसका बेटा पंकज एक पैर वाली लड़की जिसने खड़े होने के लिए बैसाखी का सहारा लिया हुआ था उसके साथ अपने घर आया और आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पता है आपको ये जानकर हैरानी होगी और शायद आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने शादी कर ली है, वो भी इससे। ये रिया है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बिना बताए इससे शादी कर ली। क्या शादी कर ली? वो भी एक पैर वाली लड़की से? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? मेरी बहू को लेकर मैंने हजारों सपने सजाए थे जिसको तूने पल भर में तोड़ दिया। कैसा बेटा है तू? 4 दिन के प्यार के चलते अपनी माँ के सपनों को चकनाचूर करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं क्या करता, सिचुएशन ऐसी हो गई। वो मेरी पंकज जी मैं बात करती हूँ। माँ जी मानती हूँ मेरी इस हालत को देखकर आपको लग रहा हो कि आपके बेटे ने किससे शादी कर ली, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी इस कमी को कभी भी अपनी जिम्मेदारियों के बीच नहीं आने दूंगी। चुप, एकदम चुप। जो खुद की जिम्मेदारी अपने 2 पैरों पर नहीं उठा सकती वो मेरे घर की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है। और पंकज तू आखिर क्या सोचकर तूने इस एक पैर वाली लड़की को मेरे घर की बहू बनाया? माँ अभी आप गुस्सा हैं, इसीलिए रिया की कमी के आगे आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिया से बेहतर कोई और लड़की इस घर के लिए हो ही नहीं सकती। अरे इस एक पैर के सहारे जो खुद के लिए कुछ करने में असमर्थ है वो मेरे लिए क्या करेगी? तू मेरा बेटा है इसलिए तुझे घर से तो नहीं निकाल सकती, लेकिन इस लड़की को मैं अपनी बहू भी नहीं मान सकती। राधा इतना बोलकर चली जाती है तो वहीं ये सब सुनकर रिया की आंखों में
आंसू आ जाते हैं, जिस पर पंकज उससे कहता है, तुम रो मत रिया, देखना माँ को जब सच्चाई पता चलेगी तो वो तुमको जरूर अपनाएंगी। नहीं पंकज जी, माँ जी को कभी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। मैं खुद से माँ जी को मनाने की कोशिश करूँगी। रिया अपाहिज थी, उसका एक पैर नहीं था। बावजूद इसके पंकज ने उससे शादी की और उसे अपने घर लाया, लेकिन उसकी सास के ना स्वीकारने के कारण रिया का दिल दुखता है। अगले दिन सुबह के समय रिया बैसाखी के सहारे रसोई में जाती है और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। इतने में हॉल में बैठी राधा के पास उसकी पड़ोसन माया आती है, जो उससे कहती है, क्या बात है राधा बहन, घर में छुपी बैठी हो, पार्टी वार्टी देने से बचना चाहती हो क्या? किस बात की पार्टी माया बहन? अरे बहू लाई है घर में और बोलती है किस बात की पार्टी। अरे पूरा मोहल्ला जानता है और पूरे मोहल्ले ने देखा है कि कल तेरा बेटा एक लड़की के साथ आया था, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि तेरा बेटा ऐसे छुपकर शादी करके क्यों आया? लड़की को भगा कर लाया है क्या? भगाकर? अरे वो भागने लायक ही कहाँ है। मेरे बेटे ने मेरे सपनों को चकनाचूर करके जिस लड़की से शादी की है वो एक पैर वाली है, दूसरा पैर है ही नहीं उसका, तो कहाँ से भागेगी? बैसाखी के सहारे तो खुद चलने वाली भाग सकती है क्या? क्या एक पैर वाली बहू? माया के इतना बोलते ही रिया वहाँ बैसाखी के सहारे उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। रिया की आंखों में अपनी सास की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो भारी मन से माया से कहती है, नमस्ते आंटी जी, लीजिए चाय पीजिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तू आराम करती, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तू इतनी मुश्किल से चाय लेकर आई है। क्यों माया, दया आ रही है इस पर? अरे शायद मेरे बेटे ने भी दया करके ही इससे शादी करी, वरना उसकी मति नहीं मारी थी जो एक पैर वाली लड़की को अपनी पत्नी और मेरी बहू बनाता। अरे राधा बहन, कोई बात नहीं, बहू तो बहू है और वो अपनी कमी को भुलाते हुए भी देखो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई है। अब स्वीकार भी कर लो उसे। कभी नहीं। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया भी रिया के सर पर प्यार से हाथ फेर कर चली जाती है। अपनी सास के गुस्से के चलते रिया मन ही मन सोचती है कि वो आखिर अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए क्या करे। इसलिए वो पूरे घर की साफ सफाई और काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर की साफ सफाई करके वो कपड़े धोकर छत पर डालने जाती है, लेकिन वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ती है कि बैसाखी के फिसलने के कारण रिया भी उसी के साथ नीचे आ गिरती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर राधा और पंकज बाहर आते हैं और रिया को गिरा हुआ देखकर पंकज जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, रिया, ये क्या हुआ? तुम गिरी कैसे? माँ मेरी मदद करो, रिया को उठाओ। कुछ नहीं हुआ पंकज जी, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं हो तुम, माँ मेरी मदद करो ना। देखो ना, रिया के सर से खून निकल रहा है, हमें इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मेरी मर्जी पूछकर तूने इस एक पैर वाली अपाहिज से शादी की थी, नहीं ना? तो अब मेरी मदद क्यों चाहिए तुझे? अरे अगर आज इसके दोनों पैर ठीक होते तो क्या गिरती है? माँ! पंकज जी, माँ को कुछ मत बोलिए, मैं ठीक हूँ, बस सर में छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पंकज खुद ही किसी तरह रिया को अपनी गोद में उठाता है और कमरे में लेकर जाता है, जहाँ कुछ देर में डॉक्टर आकर रिया की मरहम पट्टी करते हैं और उनके जाने के बाद पंकज रिया का हाथ पकड़ के उसके साथ बैठा होता है और कहता है, रिया, आज तो माँ ने हद कर दी। इतनी भी क्या नफरत कि अपनी बहू को दर्द में देखकर भी वो मदद ना करे, हद है। कोई नहीं पंकज जी, वो माँ है, उनको अपने बेटे की बिना बताई शादी करने का दुख है, ऊपर से ऐसी लड़की से शादी जिसका एक पैर ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे का कारण तो वही है ना, मुझे याद है 2 महीने पहले। पंकज अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ कार ड्राइव करके किसी काम से जा रहा था, तभी उसकी माँ का फोन आता है, जिस पर पंकज जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगाते हुए कहता है, माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, आपको 1 घंटे में फोन करता हूँ। पंकज इतना बोलकर फोन काट देता है, लेकिन राधा ऐसे पंकज के फोन काटने पर कहती है, कैसा बेटा है, माँ की बात सुने बिना ही उसका फोन काट दिया। कोई नहीं, मैं भी उसकी माँ हूँ, तब तक फोन करती रहूंगी जब तक उठा नहीं लेता। इतना बोलकर राधा बार बार पंकज को फोन मिलाने लगती है। ये देखकर उसके साइड में बैठी रिया कहती है, माँ को कोई जरूरी काम होगा, उठा लो फोन, क्या मैं उठाऊं? नहीं, माँ को मैंने भी बताया नहीं है हमारे बारे में। तुम्हारी आवाज सुनकर भड़क जाएंगी, लेकिन पता नहीं इनसे वेट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ साइड में गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है। पंकज इतना बोलकर ड्राइव करते हुए ही फोन उठाने लगता है, लेकिन फोन उठाते हुए उसका ध्यान सामने से हट जाता है और अचानक ही एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है।
इस एक्सीडेंट में पंकज और रिया की जान तो नहीं जाती, लेकिन रिया को अपने एक पैर से हाथ धोना पड़ता है। अगर उस दिन माँ बार बार फोन नहीं करती तो फोन उठाने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। माँ को तो ये तक नहीं पता कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। 1 हफ्ते तक मेरा फोन बंद था और जब ऑन हुआ तो माँ ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, बस ये पूछा फोन क्यों नहीं किया। कोई नहीं पंकज जी, उस एक्सीडेंट में हम बच गए, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली। मैंने फोन ना उठाना चाहा होता तो तुम्हारे दोनों पैर ठीक होते, माँ भी तुमको अपना लेती, लेकिन अब ना वो तुमको अपना रही हैं, ऊपर से दूसरों के आगे भी जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रिया का एक पैर पंकज की लापरवाही से गया। ये बात उसके कमरे के बाहर खड़ी राधा ने सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको अपने किए पर पछतावा तो हुआ ही, साथ ही वो एक माँ होने के फर्ज को भी अच्छे से नहीं निभा पाई। उसे इसका दुख भी हुआ। ये सुनकर वो अपने कमरे में जाती है और खुद को बंद करते हुए कहती है, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बेटे के इतने दिन गायब होने पर ये तक नहीं पूछा कि वो कैसा है। अगर उस एक्सीडेंट में उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। और बहू, उसको मैंने कितना सुनाया, उसके खुद के पैरों पर ना खड़े होने का कितना मजाक बनाया, जबकि उसके पैर तो मेरे ही कारण गए। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, बिना ये बताए कि मुझे ये सच्चाई पता है, वरना मेरे बच्चे मेरे बदले हुए स्वभाव को मेरी दया समझेंगे। राधा बिना ये जताए कि उसे अब सच्चाई पता है, धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव दिखाती है। रिया की सीढ़ियों से गिरने के बाद से वो उसके लिए खाना और पानी सब कमरे में ही लाने लगी थी। उसके ठीक होने के बाद उसके कामों में उसकी मदद करने लगती, जिसके कारण रिया को भी खुशी हुई कि धीरे धीरे ही सही उसकी सास ने उसे अपना तो लिया। जिसके बाद राधा अपनी एक पैर वाली बहू के साथ ही अपने इधर उधर घूमने वाले सपने को पूरा करती है।